अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इंजीनियर वसीम अहमद। तो मैं फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर हम बात करेंगे क्लास 10 के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, सारे क्लासेस वैसे इंपॉर्टेंट रहती है। अब बच्चे, फैमिलीज, बाकी लोग, सोसाइटी सिर्फ जानती है कि सर ये क्लास 10 के रिजल्ट देखते हैं और क्लास 12 के रिजल्ट देखा जाता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके लिए बड़ा इंतज़ार होता है। अब देखते हैं कि चाहे वो कोई भी क्लास हो, हर एक क्लास में बच्चे को उतनी ही मेहनत ज़रूरी है जितना वो उस क्लास को लेके, जैसे 10th को लेके करता है या 12th को लेके करता है। मेरे हिसाब से उससे डबल मेहनत उसको 9th और 11th में करनी ज़रूरी है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करेंगे, आजकल आप लोग देख रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अब ऐसा कुछ सीन दिखने को मिल रहा है जहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर्स कर रहे हैं और बहुत अच्छे स्कोर्स कर रहे हैं। यकीनन में बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली जब बच्चे ज्यादा मेहनत करेंगे तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ हर चीज में ज्यादा चला जाएगा, बिकॉज बच्चे ज्यादा मेहनत करते हैं आजकल। यकीन ये है कि सही में बच्चे आज बहुत मेहनत करते हैं अपनी करियर को लेकर, अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर। तो बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर, जब हम 10th में हैं तो हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और हमें क्या चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए, बीइंग द एक्सपर्ट, मैंने बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत टाइम से पढ़ा हुआ है और हर एक लाइफ की एक एक्सपीरियंस से देखा हूँ बच्चों को किस किस फेज के मुश्किलातें आती है और बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके कि उनको कहाँ पे दिक्कत आती है, कहाँ पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, कि वो कुछ कहाँ पे वो लैकिंग जो होती है, एक छोटी सी लैकिंग जो होती है वो कहाँ पे हो। तो एक स्ट्रेटेजिक वीडियो समझ लीजिए, मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना किस तरीके से एक्चुअल में होता है। क्लास, अगर हम 10th क्लास की भी बात करेंगे या 12th क्लास के बच्चे या किसी भी क्लास के बच्चे, उनको पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप पढ़ाई करते हो तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप किसी भी क्लास के लिए पढ़ाई करते हो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होना चाहिए सिलेबस। आपके पास एक वेल डिफाइंड सिलेबस होता है, उस सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए और उसको अपने पास रखिए, अपने स्टडी टेबल के साथ रखिए। तो सबसे पहले आप सिलेबस की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। जो ही आप सिलेबस देखोगे तो उसके बाद आप 10th में हो या 12th में हो तो आपकी कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक्स होती है, वो सबके पास मौजूद होती है। जो एनसीईआरटी बुक्स होती है वो सबको मौजूद होती है, चाहे वो 10th वाला हो, 11th वाला हो या 12th वाला हो, ठीक है। फिलहाल मैं जो वीडियो की बात करूंगा जिसमें मैं स्ट्रेटेजी पढ़ने के तरीके बोलूंगा, वो मैं क्लास 10th वालों के लिए खुसूसी बोलूंगा, बिकॉज 10th वाले जो होते हैं वो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ज्यादा ये परेशानी रहती है कि वो फर्स्ट बार बोर्ड एग्जाम को कोई फेस करने वाले होते हैं क्लास 10th में, तो उनके लिए क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले वो सिलेबस देखिए, सिलेबस के बाद एनसीईआरटी बुक्स लाइए, इंपॉर्टेंट चीज जो बुक है उसके लिए एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ता है तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बुक होना सबसे ज्यादा लाजमी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, स्टडी जब भी करना होता है, एक इंसान को हमेशा ये देखना पड़ता है पहले कि जो बेस्ट वे है मुझे पढ़ाई करने का वो ये है कि उसका एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पर्टिकुलर टाइम टेबल। देखिए, जब बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, जब वो पहली बार 10th में आते हैं तो वो पहले मंथ में लगभग 10-15 टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो धीरे धीरे सिर्फ टाइम टेबल ही बनाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या करते हैं हम, जब टाइम टेबल बनाते हैं हम टाइम टेबल जोश में बनाते हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के रेस्पेक्ट में नहीं बनाते। मैंने टाइम टेबल ऐसा बनाया है जिसमें मैंने बनाया हुआ है, ऐसा टाइम शेड्यूल बना हुआ है जिसमें मैंने लिखा कि मैंने 10 घंटे टाइम पढ़ाई कर रहा हूं। और जब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करता हूं तो मुझसे प्रैक्टिकली 10 घंटे पढ़ाई नहीं जा पाती है, तो ऑब्वियसली टाइम टेबल तो फॉलो होगा ही नहीं। जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है, बच्चा सोचता है यार ये क्या फजूल चीज है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो देखिए, इसका भी एक तरीका होता है। अगर आप 10th क्लास में हो, मैं नहीं बोलूंगा आपको 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने, यू जस्ट नीड 4 to 5 hours इज एनफ। 4 से 5 घंटा पढ़िएगा, लेकिन ये 4 से 5 घंटा आप कंसिस्टेंसी पढ़िएगा। कंसिस्टेंसी मतलब यहां पे आप इसको पढ़ने का तरीका जो होता है वो कंसिस्टेंसी मतलब हर रोज पढ़िएगा। जैसे आज आपने 4 से 5 घंटे पढ़े, कल आपने नहीं पढ़ा, परसों आप बोलोगे मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, ऐसा कोई फायदा नहीं है इस पढ़ाई का। सिर्फ आप क्या कीजिए, रोज आप 4 to 5 hours अपने देखिए
और उन 5 आवर्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए अपने सब्जेक्ट्स के अंदर। किसके अंदर? सब्जेक्ट्स के अंदर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर सब्जेक्ट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल उर्दू है, जैसे इंग्लिश है, ठीक है, ये सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं हमारे बच्चों को जो ऑलरेडी इन बच्चों को बहुत अच्छे आते हैं। उर्दू याद मतलब अच्छे आता है बच्चों को, इंग्लिश भी वैसे ठीक ठाक ही आता है बच्चों को, आजकल के बच्चों को तो वैसे ही इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, उर्दू भी ठीक ठाक आती है। तो इसमें क्या करें वो, इसमें वो ज्यादा टाइम नहीं देंगे, इसमें वो अगर वो 40 to 45 मिनट्स भी टाइम ड्यूरेशन रखेंगे पढ़ने के लिए, 40 to 45 मिनट्स इज जस्ट सिंपल, ये जस्टिस कर रहा है 40 to 45 मिनट्स इन 2 सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। फिर जो फॉर एग्जाम्पल उसके अदर सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे मैथ बच गया, मैथमेटिक्स बच गया, जैसे फिजिक्स बच गई, जैसे केमिस्ट्री बच गई, जैसे बायोलॉजी हो गई, जैसे इसी तरह एसएसटी के पोर्शंस हो गए, तो वो इन सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो इनको किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा देगा, किसी सब्जेक्ट को जो उसको वीकनेस लगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चे को मैथ वीक लग रहा है तो उसको 1 घंटा देगा, जैसे किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में ज्यादा टफ लग रहा है तो वो उसको ज्यादा टाइम देगा। तो इसी हिसाब से पहले आप टाइम टेबल सेट कीजिए। और अब कोई बच्चा बोल रहा है कि सर हम टाइम टेबल किस हिसाब से बनाएंगे? टाइम टेबल बनाने का तरीका यह है कि हर बच्चा अपना एक फीजिबल टाइम देखेगा कि वो किस टाइम के अंदर अपने पास जो उसका फ्री टाइम होता है वो कब उसके पास फ्री टाइम होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल भी जाते हैं, फिर ट्यूशन सेंटर्स भी जाते हैं, फिर घर भी जाते हैं। मैं आपको एक बार फिर बताता हूं कि जो पढ़ाई जो होती है 4 to 5 आवर्स, ये मैं किसी ट्यूशन सेंटर या स्कूल की बात नहीं कर रहा, ये 4 to 5 आवर्स में बात कर रहा हूं। अगर आप ये सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स कीजिए, यानी घर में बैठ के ये 4 to 5 आवर्स, और क्या कीजिएगा आप 15 डेज का टारगेट रखिएगा, हमेशा टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिएगा, टारगेट बनाइएगा 15 डेज के लिए। आप फॉर एग्जांपल आज आपने स्टार्ट किया, आप 15 डेज तक पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए 15 डेज तक। आप ये टारगेट रखिए कि मुझे 15 डेज तक मैथमेटिक्स की ट्राइगोनोमेट्री खत्म करनी है, 15 दिन में सारी एक्सरसाइज खत्म करनी है। फिर क्या कीजिएगा 15 डेज के बाद जब एक संडे आएगा, 15 डेज के बाद संडे आएगा, छुट्टी का दिन आएगा, संडे आएगा, उस संडे के दिन क्या कीजिएगा, उस संडे के दिन एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। खुद को एग्जाम कीजिएगा, या किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो वहां कोचिंग सेंटर में एग्जाम्स को अपेयर कीजिएगा, स्कूल में पढ़ रहे हो वहां कीजिएगा। और इन संडे को क्या कीजिए, एक रिविजन का दिन रखिए, एक रिविजन का दिन रखिए, यानी जिस दिन आप रिवाइज करोगे, जो मेरे पीछे 15 दिन में पढ़ा उसको क्या करूंगा मैं, रिवाइज करूंगा। अगर आप इस स्ट्रेटजी को रोज पूरा साल भर अगर आप इस ट्रेजेडी के साथ चलोगे कि मैं हर दिन 4 to 5 आवर्स पढ़ूंगा, हर दिन 4 to 5 आवर्स जाऊंगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड टाइम टेबल बना के पढ़ोगे और एक टारगेट बेस्ड स्टडी पढ़ोगे, यकीनन में आप बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे। और स्कोर के साथ साथ आपको एक नॉलेजेबल, अगर आप 490 मार्क्स लाते हो या 450 प्लस मार्क्स ला रहे हो, इट मीन्स आपके पास 450 प्लस की कंटेंट नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर आप इस ट्रेजेडी को फॉलो करेंगे, एक आप बहुत अच्छे मार्क्स भी लाओगे, और दूसरा नॉलेज मार्क्स के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, आपके पास एक अच्छी नॉलेज भी आ जाएगी।